फिल्म की शुरुआत में हम एल्विश को देखते हैं जो बहुत ही परेशान लग रहा था और अपनी जान लेने की कोशिश करता है। साथ ही वो बहुत कंफ्यूज था कि वो ऐसा करे या ना करे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बर्डन था और साथ ही उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां भी थी। वो अपने काम से खुश नहीं था। तब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए उसने अपने पैर पीछे खींच लिए और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल उस टाइम उसके वाइफ की डिलीवरी हो रही थी। डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर आकर उसे बताते हैं कि उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है, पर वह जन्म देते वक्त डिलीवरी पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिससे उसकी जान चली गई। फिर वो अपनी वाइफ के पास गया और उसे मरा हुआ देख एल्विश को बहुत दुख हुआ। यहाँ पर हमें प्रतीत होता है कि उसकी वाइफ की डेथ काफ़ी अननेचुरल हुई थी। एल्विश को यह देखकर अजीब तो लगा, पर उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। और इसके बाद हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ यूरोप के किसी कस्बे में स्थित एक घर में कुछ लड़कियां खेल रही थी कि तभी तीनों लड़कियों को कुछ दिखाई देता है। हालांकि हमें ये नहीं दिखाया जाता कि उन लड़कियों ने क्या देखा, और तब लड़कियों ने खेलना बंद करके वहां मौजूद बालकनी की खिड़की की तरफ आगे बढ़ने लगी और उन तीनों ने एक साथ वहां से छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया हमें इस कहानी में आगे पता चलेगा। लेकिन इन सब के बाद हम उस कमरे में एक हल्की सी परछाई भी देखते हैं जो अननेचुरल थी। अब अगले सीन में हम एल्विश को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रहा था, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वह कहीं जाने वाला है। फिर वो अपना बैग लेकर वहां से निकल गया। अब स्टेशन पर जाने के बाद वो अपने 10 साल के बच्चे से मिलता है जो अपनी नैनी के साथ अपने पिता को बाय बोलने आया था। फिर एल्विश ने अपने बच्चे को अलविदा कहा और उसने बताया कि इस महीने के एंड में वो उन्हें भी अपने यहाँ बुला लेगा और वो तीनों एक साथ रहेंगे। फिर एल्विश नैनी को उन दोनों का ख्याल रखने बोलकर वहां से निकल गया। फिर वह वहां से अपने कंपनी के हेड ऑफिस में गया, जहां पर उसके बॉस ने उसे सिंथन गेफर्ट नाम के एक गांव में बहुत पुराने घर को बेचने के लिए कहा। उस घर का नाम एलमार्स था और इस काम के लिए उसे वहां जाना पड़ेगा। तब उसके बॉस ने उसे प्रॉपर्टी के पेपर वर्क देकर वहां से भेज दिया। साथ ही उसने एल्विश को एक बुक भी दिया जिसमें उस पर घर से रिलेटेड सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। खैर एल्विश वहां नहीं जाना चाहता था क्योंकि उस जगह के लोग बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे। साथ ही वो घर लंदन से बहुत दूर था और आसपास कोई शहर या गांव भी नहीं था, और ना ही एल्विश वहां किसी को जानता था, और वो जगह भी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। इसलिए एल्विश ने अपने बॉस से किसी और को वहां भेजने के लिए कहता है। इस पर उसका बॉस काफी गुस्सा हो गया और बोला कि अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है तो मत करो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब बेचारा एल्विश क्या ही करता, वो मान गया और उसके बाद वो स्टेशन के लिए निकल गया, जहां उसने अपनी घड़ी खोली जिसमें उसकी पत्नी का फोटो था जो अब इस दुनिया में नहीं थी। अब अगले सीन में हम एल्विश को एक ट्रेन में बैठा देखते हैं। उसके सामने ही एक रईस बिजनेसमैन बैठा था जिसका नाम डेली होता है, और वह भी सिंथन गिफर्ट में ही रहता था। और वह एल्विश से बातें करने लगा और उसने एल्विश को बताया कि एलमार्स के लिए उसे कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा क्योंकि सभी लोग उस घर में जाने से भी डरते हैं। यह सुनकर उसे काफी हैरानी होती है। इसके बाद वो एल्विश को उसके होटल छोड़ता है और अगले दिन उसे डिनर पर इनवाइट करके चला गया। होटल पहुंचने के बाद एल्विश ने वहां के रिसेप्शन पर जाकर कहा कि यहाँ पर मेरी एक बुकिंग होगी जो मेरी कंपनी ने करवाया होगा, लेकिन वहां का मैनेजर जिसका नाम फिशर था वो उसे साफ साफ मना करता है। उसने कहा कि यहाँ पर कोई रूम नहीं है, लेकिन उस मैनेजर की पत्नी मिसेस फिशर वहां पर आ गई और उसने फिशर को मनाया ये कहकर कि ये रात को कहाँ जाएगा और बाहर बहुत ठंड है और साथ ही उसकी बुकिंग भी तो है। तब फिशर एल्विश को रूम देने के लिए तैयार हो गया। दरअसल बात ये थी कि उस गांव के लोग किसी भी बाहरी को पसंद नहीं करते थे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी जो हमें कहानी में आगे पता चलेगी। अब इसके बाद एल्विश ने उन्हें बताया कि एक हफ्ते बाद उसकी नौकरानी और उसका बेटा भी यहाँ पर रहने के लिए आ जाएंगे। फिर मिसेज फिशर एल्विश को उसके रूम में ले जाती है और यह वही रूम था जहाँ से फिल्म के शुरुआत में उन तीनों लड़कियों ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। मिसेज फिशर के जाने के बाद वो उस खिड़की की तरफ जाता है और तब उसने कुछ अजीब सा महसूस किया, लेकिन उसने इस चीज को इग्नोर किया और जाकर सो गया। अब अगले दिन एल्विश उस गांव में जाता है, लेकिन उसे देखकर सभी लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर ले रहे थे। इससे हमें पता लगता है कि वहाँ के लोग उसे पसंद नहीं करते। इसके बाद वह मिस्टर जेरोम के घर जाता है। मिस्टर जेरोम ही उस घर के सारे पेपर वर्क अभी तक मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब तक वो घर ना बेच पाने के कारण उनकी जगह पर एल्विश को भेजा गया था। वहां जाने पर एल्विश को जेरोम की पत्नी मिलती है और वो उनसे बात कर ही रहा था कि उतने में ही मिस्टर जेरोम वहां आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैं प्रॉपर्टी के सारे पेपर वर्क
लंदन भेजने ही वाला था, लेकिन उतने में तुम ही यहाँ पर आ गए और तभी उन्होंने एल्विश को एक फाइल दिया और कहा कि तुम्हें गांव में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं तुम्हारे पास खुद होटल ही पेपर पहुंचा देता। खैर, पेपर सौंपने के बाद उन्होंने एल्विश से कहा कि लंदन के लिए अगली ट्रेन जल्द ही आने वाली है और तुम्हें अब पेपर लेकर स्टेशन के लिए अभी निकल जाना चाहिए। उसकी बातों से हमें साफ साफ पता चल रहा था कि एल्विश को वह पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन एल्विश और कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही उन्होंने उसे अपने घर से बाहर निकालकर गेट बंद कर दिया और कहा कि मेरा ड्राइवर तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देगा। यह देखकर वह काफ़ी हैरान होता है और तब वो चुपचाप उसके ड्राइवर के साथ चल देता है। साथ ही साथ उसे पता चला कि उसका इस गांव में रहना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन उसने ड्राइवर से कहा कि उसे स्टेशन नहीं जाना है क्योंकि वह एलमार्स जाएगा, पर उस ड्राइवर ने वहां जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसके मुताबिक वहां कोई नहीं जाता, इस कारण से कि उस लावारिस घर में एक बहुत ही बुरी आत्मा रहती है। लेकिन एल्विश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह इस चीज को बकवास बताता है और कहता है आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, बस ये लोगों का वहम है। और तब उसने उस ड्राइवर को 4 गुने पैसे देकर वहां जाने के लिए मना लिया। जहां जाने के बाद एल्विश ने ड्राइवर से कहा कि वह यहाँ पर कुछ देर तक काम करेगा और तुम शाम के 5 बजे मुझे वापस लेने आ जाना। इसके बाद ड्राइवर वहां से चला गया और एल्विश भी घर के भीतर जाने लगा। यह घर काफी दूर सुनसान इलाके में स्थित था, जहां पर कोई भी नहीं जाता और ना ही जाना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसके पीछे कोई परछाई आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, इसलिए वह उसे नजरअंदाज करके घर के भीतर चला गया और वहां रखी चीजों को देखने लगा। उसके घर के भीतर जाते ही वहां पर काफी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और घर के भीतर से बहुत सारी आवाज भी आ रही थी, जिसे एल्विश इग्नोर कर रहा था और वो अपने हाथ में एक लालटेन लेकर आगे बढ़ने लगा। और ऊपर एक कमरे में जाने पर उसने एक चिड़िया का घोंसला देखा जहां उसका बच्चा नीचे गिरा हुआ था और जैसे ही वह उसे उठाकर उसके घोंसले में रखता है कि तभी एक कौवा आकर उस बच्चे को मार देता है। यह सब होता देख वह काफी डर गया। इसके बाद घर की सारी चीजों को देखते देखते वह खिड़की के बाहर देख लेता है, जहां पर उसने कब्रिस्तान में खड़े एक महिला को देखा। यह देखकर वह काफी हैरान होता है कि इतने सुनसान इलाके में कोई औरत अकेले कैसे हो सकती है, इसलिए वह उसे ढूंढने नीचे जाता है। लेकिन नीचे जाने पर उसे किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था हेल्प मी, और इसलिए वह वहां के आसपास के इलाकों में सभी को ढूंढता है, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। तभी जैसे ही वह पीछे मुड़ता है वहां पर उसका ड्राइवर भी आ गया था। दोस्तों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि आर्थर जब उस घर के भीतर होता है तब उसे समय का पता नहीं चलता और इतनी जल्दी 5 बज जाता है। फिर वो अपने ड्राइवर के साथ वहां से चला गया। इसके बाद वह तुरंत गांव के कांस्टेबल के पास जाकर अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताने लगा और तब कांस्टेबल उसे बताता है कि पिछले कई सालों से उस जगह पर किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जब से उस घर का आखिरी वारिस जो एक बच्चा था घर के बाहर दलदल में डूबकर मर गया, तब से वह घर पूरा खाली है। लेकिन एल्विश ने उसे बताया कि उसने वहां पर एक औरत को देखा है, लेकिन कांस्टेबल उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। तभी वहां पर 2 लड़के विक्टोरिया नाम की एक छोटी सी लड़की को लेकर आते हैं और वह कहते हैं कि विक्टोरिया ने कुछ खा लिया है जिससे उसकी तबीयत ठीक नहीं है और लगातार उसकी तबीयत बिगड़ते जा रही है। एल्विश उस बच्ची की हेल्प के लिए कांस्टेबल को बुलाता है, लेकिन तभी वह बच्ची उसके हाथों में ही अननेचुरल तरीके से अपना दम तोड़ देती है। यह देखकर वह काफी डर गया था, इसलिए वह दोबारा अपने होटल में आ गया, जहां पर मिसेज फिशर उसे बताती हैं कि तुम्हें अगली बार उस घर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह काफी खतरनाक जगह है। वहां पर सभी गांव वाले जाने से डरते हैं और उन्होंने उसे दोबारा अपने घर लौट जाने को कहा, लेकिन उसने घर वापस जाने से साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद शाम को जब आर्थर डेली से मिलने जाता है तब उसे पता लगा कि उनका एक छोटा सा बेटा भी था जो कम उम्र में ही इस दुनिया से चला गया और उसने एल्विश को अपनी पत्नी के बारे में भी आगाह किया। उसने बताया कि उसकी पत्नी को कभी कभी मिर्गी के दौरे आते हैं जिससे वह पागलों जैसा बर्ताव करने लगती है और उसकी पत्नी अपने मरे हुए बेटे के थ्रू किसी से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है, लेकिन यह सभी बातें मिस्टर डेली को बकवास लगती थी। इसके बाद जब वो उनके घर के अंदर गया तब उसने उनके बेटे की तस्वीर देखी। इसके बाद वे लोग खाना खाने लगे, लेकिन तभी मिसेज डेली को फिर से एक दौरा पड़ता है और वह चाकू से टेबल पर कुछ ड्रॉ करने लगती हैं और वह कुछ अजीबोगरीब बातें भी कर रही थी। यह देखकर मिस्टर डेली ने उन्हें क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया। इसके बाद वह एल्विश से इस चीज के लिए माफी मांगते हैं। फिर वो एल्विश से पूछते हैं कि क्या तुम भी इन सभी कहानियों में विश्वास करते हो। तब एल्विश भी उनके बात से सहमत था, लेकिन जब एल्विश दोबारा डाइनिंग टेबल के पास गया
तो उसने देखा कि मिसेज डेली ने एक औरत का स्केच ड्रॉ किया है जो फांसी लगाए हुए थी। इसके बाद अगले दिन वह मिस्टर डेली के साथ जेरोम के घर जाता है ताकि वह बाकी पेपर वर्क को पूरा कर सके, और तब वह डेली को बताता है कि अगर वह यह सभी पेपर वर्क नहीं करेगा तो उसकी जॉब चली जाएगी। मिस्टर जेरोम के घर जाने पर उसने देखा कि वहां ताला लगा हुआ था, लेकिन उन्हें ढूंढते ढूंढते वह नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां एल्विश को एक छोटी सी लड़की कमरे में बंद दिखती है। लेकिन जैसे ही वो उसे बाहर निकालने का प्रयास करता है, वह लड़की उसे वहां से चले जाने को कहती है। साथ ही उसने यह भी कहा कि तुमने विक्टोरिया को मार दिया। यह सब देखकर एल्विश ऊपर आ गया और मिस्टर डेली के साथ एल्मार्स में वापस जाने लगा। लेकिन तभी उस गांव के लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं, जहां पर उस गांव के सभी लोग विक्टोरिया की मौत का जिम्मेदार एल्विश को ठहराते हैं। और वह सभी लोग कहते हैं कि विक्टोरिया की मौत इसलिए हुई क्योंकि एल्विश ने उस घर में उस औरत को देखा है, और सभी लोग उसे बार बार लंदन लौट जाने को कहते हैं। लेकिन एल्विश वापस जाने को तैयार नहीं था क्योंकि वो अपना काम पूरा करके ही जाना चाहता था। गांव वाले मिस्टर डेली को भी बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन मिस्टर डेली उन गांव वालों से बचाकर उसे एल्मार्स ले जाता है। और वहां पहुंचने के बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 11 बजे रात को वापस लेने आऊंगा क्योंकि उस टाइम तक सब सो रहे होंगे। लेकिन एल्विश ने कहा कि मैं रात भर यही काम करूंगा। इसके बाद डेली ने अपने कुत्ते को एल्विश की कंपनी के लिए वहीं छोड़कर घर के लिए निकल गए। अब एल्विश घर के भीतर जाता है और वहां कैंडल जलाने लगता है क्योंकि वहां पर काफी रात हो गई थी। लेकिन जब वो कैंडल जला रहा था तब उसके पीछे एक परछाई दिखती है, लेकिन वह तुरंत गायब भी हो जाती है। इसलिए वह घर के भीतर मिले सभी लेटर कार्ड और बाकी पेपर्स भी देखना शुरू कर देता है, और उसने वहां रखी सभी फोटोज को भी काफी ध्यान से देखे। उसका वहां एक लेटर मिलता है जो कि एलिस आर्थर के नाम पर था, और वो इस घर की पुरानी मालकिन थी। और उस लेटर को जिसने लिखा था उसका नाम जेनेट था, जो कि एलिस की बहन थी। और उसने उस लेटर में बताया था कि असलियत में उसका कोई बेटा नहीं था, और इसलिए उसने अपनी बहन जेनेट के बच्चों को ही गोद लिया था क्योंकि जेनेट दिमागी तौर पर सही नहीं थी, और यही कारण था कि वो अपने बच्चों की परवरिश सही ढंग से नहीं कर पा रही थी। इसलिए एलिस ने उसके बच्चे को गोद ले लिया। साथ ही उसने यह भी लिखा था कि उसने जेनेट को कभी अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो उसके बच्चे को गोद भी ले लेती है फिर भी वह बच्चा उसका ही रहेगा। जब एल्विश ने वहां रखे दूसरे लेटर को पढ़ा, और ये सभी लेटर्स जेनेट ने एलिस के लिए लिखे थे, तब उसे पता चला कि उसके बच्चे का नाम नेथलीन था, और उसका बच्चा 7 साल की ही उम्र में वहां पड़े एक दलदल में डूबकर मर गया। और इसी बात से वो अपनी बहन पर काफी गुस्सा थी। साथ ही साथ उसने नेथलीन के मरने का दोष भी अपनी बहन एलिस पर डालती है, क्योंकि उसके मुताबिक एलिस उसके बेटे को बचा सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ खुद को बचाने पर ध्यान दिया और उसने उसके बच्चे को दलदल में मरने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद वहां पर एल्विश को जेनेट का डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसे पढ़ने पर उसे पता चलता है कि जेनेट ने अपने बेटे के मरने के दुख में उस घर में नर्सरी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह सब पढ़ने के बाद बहुत सारी बातें अब साफ साफ सामने आने लगी थी। एल्विश यह सब देख ही रहा होता है कि तभी उसका कुत्ता बाहर की तरफ भौंकने लगा, और जब वह उस कुत्ते के पीछे गया तब उसने पाया कि वह एक कब्र तक पहुंच गया है, और वह कब्र उस घर के मालकिन का था। और जब वह वापस घर जाने के लिए मुड़ता है तब उसे उसके कमरे की खिड़की से कोई औरत देखती है, लेकिन जब वह उस कमरे में वापस जाता है तो उसे वहां पर कोई औरत नहीं मिलती। साथ ही हम जॉन के पीछे एक साया भी देख पाते हैं जो उसका पीछा कर रही थी। और जब एल्विश वहां एक कुर्सी पर बैठता है तो उसे नींद आ जाती है कि तभी उसके पीछे कोई औरत आने लगती है, लेकिन उसके कुत्ते ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया, जिससे एल्विश का नींद टूट गया। इसके बाद वह एक कमरे की तरफ बढ़ता है जिसका दरवाजा बंद था और वह चाबी से भी नहीं खुल रहा था, इसलिए उसे खोलने के लिए वह एक कुल्हाड़ी लाता है। लेकिन जब वह दोबारा ऊपर आता है तो उसे वह दरवाजा अपने आप ही खुला मिलता है और वहां मूविंग चेयर पर कोई बैठा हुआ दिखता है, इसलिए वह अपने हाथ में कुल्हाड़ी और मोमबत्ती लेकर अंदर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह उस कुर्सी के पास जाता है तब उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। इसके बाद वह वहां से खिड़की की तरफ बढ़ने लगा और उस वक्त बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। जब उसने खिड़की से नीचे देखा तब उसे बाहर कब्र के पास एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है, और इस वक्त उसका कुत्ता भी दरवाजे की तरफ भौंकने लगा, क्योंकि दरवाजे पर कोई बार बार नॉक कर रहा था। लेकिन जैसे ही एल्विश ने दरवाजा खोला वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वह बाहर जाता है और तभी उसे वहाँ पर गांव में मरे सभी बच्चों की आत्माएं नजर आती है, जिनमें से एक आत्मा विक्टोरिया की भी थी। अब यह सब देखकर वह काफी डर गया और एल्विश भीतर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। इस वक्त उसे किसी का फुटप्रिंट दिखाई देता है, जिसका पीछा करते करते वह एक कमरे में जाता है। असलियत में दोस्तों यह उसी घर का नर्सरी होता है,
उसके भीतर जाने पर उसे महिला दिखाई देती है जो फांसी पर लटकी हुई थी, जिसे देखकर एल्विश बहुत डर गया। लेकिन जब वह दोबारा ऊपर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी एक छोटे बच्चे का भूत उसे डरा देता है। इसके बाद वह इन सब से बचने के लिए बेडरूम में चला गया, लेकिन वहाँ बेड पर भी कोई चीज उसके अंदर से बाहर निकल रही थी, जिसे देखते ही वह काफी डर गया और दौड़कर नीचे भागा कि तभी दरवाजे पर उसे डेली मिलता है। असलियत में एल्विश को उस रात हुई घटनाओं के कारण समय का पता ही नहीं चला। इसके बाद वह डेली के साथ चला गया। वह रास्ते में डेली को अपने साथ हुए सभी घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन वह अब भी एल्विश की बातों पर विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि इतनी अंधेरे में कोई भी धोखा खा सकता है। इसके बाद ये दोनों गाँव में वापस आते हैं और तब उन्होंने मिस्टर जेरोम का घर जलते हुए देखा। गाँव के सभी लोग उस आग को बुझाने में लगे हुए थे कि तभी आर्थर जेरोम की बेटी को बचाने के लिए उस जलते हुए घर में अंदर चला गया, जहां जाने पर उसे जेरोम की बेटी दिखती है। लेकिन जब तक वह वहां पहुंच पाता, इतने समय में जेनेट की आत्मा द्वारा इशारा करने पर वह खुद को ही जला लेती है। यह देखकर एल्विश काफी ज्यादा शौक था। इसके बाद वह उस घर से बाहर निकला तो अब भी सब उसे ही दोषी मानते हैं और तब वह डेली के साथ उसके घर में वापस चला जाता है। इसके बाद वो डेली की वाइफ से मिलता है, जहां पर उसे पता चलता है कि मिस्टर डेली के बच्चे की मौत पानी में डूबने से हुई थी। उन्होंने एल्विश को यह भी बोला कि तुम इन सब का जिम्मेदार खुद को मत समझना, क्योंकि जेनेट की आत्मा जब भी किसी को दिखाई देती है तब इस गांव में किसी न किसी का बच्चा मारा जाता है। जेनेट की आत्मा ऐसा इसलिए करती है ताकि सभी को पता चले कि बच्चों के गुजर जाने का गम क्या होता है। अब यह सब बात चल ही रही होती है कि तभी मिसेज डेली को फिर से दौरा आता है और उन्होंने काफी अजीब आवाज में एल्विश से बोला कि वह छोटे लड़के और लड़कियों को यह सब करने के लिए मजबूर करती है। वो उनके दिमाग को कंट्रोल करती है और उन्हें मार देती है। तभी डेली वहां अपनी पत्नी को संभालते हैं। यह सब देखकर एल्विश सब कुछ समझ गया था। वह जान गया था कि यह आत्मा किसी और का नहीं बल्कि जेनेट का है और वह ऐसा जानबूझकर करती है ताकि दूसरों को भी अपने बच्चों के खोने का दर्द महसूस हो, जैसे उसने अपना बच्चा खोया था। बाद में डेली के साथ रास्ते में जाते वक्त वह कहता है कि इसे रोकने का केवल एक ही उपाय है। अगर वो दोनों उसके बेटे को किसी तरह भी जेनेट से मिलवा दे तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और इसके बाद वह यह सब करना छोड़ देगी। लेकिन डेली ने उसे बताया कि आज तक नेथलिन की लाश किसी को भी नहीं मिली, क्योंकि वह दलदल में डूबकर मरा था, इसलिए उसकी बॉडी अभी दलदल में ही होगी। इधर एल्विश को अपने बच्चों का भी डर था, क्योंकि उसका बच्चा भी जल्दी वहां पर आने वाला था और उसे यह भी डर था कि जेनेट का अगला शिकार उसका बेटा ही ना हो जाए। इसलिए उसने डेली से कहा कि हम नेथलिन की बॉडी उसी दलदल में ढूंढेंगे जहां पर वह डूबा था। इसके बाद वह कुछ सोचकर दोबारा एलमार्स चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही आर्थर ने खुद को रस्सी से बांध लिया और दूसरी रस्सी का छोर डेली की गाड़ी में बांध दिया, ताकि वो अगर दलदल में फंस जाए तो डेली उसे अपने गाड़ी की मदद से बाहर खींच ले। इसके बाद वो जल्दी से दलदल में कूद गया और काफी ढूंढने के बाद उसे नेथलिन का लाश मिल गया। इसके बाद वो डेली को गाड़ी वापस खींचने के लिए कहता है ताकि वह उसे दलदल से निकाल पाए। काफी मेहनत और मशक्कत करने के बाद वे दोनों नेथलिन के बॉडी को बाहर निकालने में कामयाब हो गए। फिर इसके बाद एल्विश उसकी बॉडी को लेकर घर में जाता है और वह उसकी बॉडी को उसी रूम में ले गया जहां पर उसने पहले दिन जेनेट की आत्मा को देखा था। वहां जाने के बाद उसने उसकी बॉडी के चारों तरफ जेनेट के लिखे पत्रों को रख दिया और सारे लेटर्स को उसके चारों तरफ फैला दिया। जिसके बाद वह दोबारा से जेनेट की आत्मा को बुलाने का प्रयास करता है। वहीं दूसरी तरफ डेली को अपने बेटे की आत्मा दिखाई देती है, जिसे ढूंढते ढूंढते वह एक कमरे में चला जाता है और वहां जाते ही उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे वह काफी घबरा गया और डरकर एल्विश को बुलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ एल्विश भी जेनेट की आत्मा को बुलाने का प्रयास कर रहा था और वह काफी निराश भी होता है, क्योंकि अभी तक उसकी आत्मा अपने बेटे को देखने नहीं आई थी। कि तभी वहां रास्ते में लगे सभी मोमबत्तियां बुझने लगती है, जिसे देखकर एल्विश समझ जाता है कि जेनेट वहां आ गई है। वह काफी तेजी से एल्विश की तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर वह काफी डर गया। लेकिन वह अपने बेटे का शरीर देखते ही बिल्कुल शांत हो गई और वहां से चली गई। और इसके बाद डेली के रूम का भी गेट अपने आप ओपन हो जाता है और तब एल्विश उसे बोलता है कि जेनेट अब यहाँ से चली गई है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और हम नेथलिन के बॉडी को जेनेट की लाश के साथ ही दफना देना चाहिए ताकि दोनों फिर से एक हो सके। तभी हमें उस घर से जेनेट की आत्मा की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद एल्विश और डेली दोनों नेथलिन के बॉडी को दफनाकर स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उसका बेटा और नैनी वहां पर पहुंचने ही वाले थे। यह सब देखकर हमें ऐसा लगता है
कि अब वहाँ पर सब ठीक हो गया है और स्टेशन पर जाते ही एल्विश अपने बेटे और उसके नैनी से मिलता है, जहाँ पर वो अपने बच्चों की मुलाकात डेली से करवाता है। साथ ही साथ वो अपनी नैनी से बोलता है कि अब हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं, हम लोग अभी वापस लंदन जाएंगे, इसलिए तुम जाकर काउंटर से लंदन के लिए 3 टिकट लेते आओ। इसके बाद नैनी टिकट लेने काउंटर पर चली जाती है और आर्थर डेली से बात करने में बिजी हो जाता है, जिससे उसका ध्यान उसके बेटे से हट गया और हम देखते हैं कि उसके बच्चे का भी स्वभाव अचानक से बदलने लगा और वह आर्थर का हाथ छुड़ाकर रेलवे ट्रैक की ओर जाने लगता है और फिर वह रेलवे ट्रैक पर चलने लगता है जहाँ से एक ट्रेन आ रही थी। तभी एल्विश को वहाँ जेनेट की आत्मा दिखती है, जिसे देखते ही वो अपने बेटे को बचाने रेलवे ट्रैक पर भागता है और शायद ट्रेन के नीचे वे दोनों आ जाते हैं। इधर डेली को उस ट्रेन में गांव के सभी मरे हुए बच्चों की आत्माएं दिखती हैं। अब ट्रेन के जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि दोनों ट्रेन से बच निकले हैं और जब आर्थर की आंख खुलती है तो उसकी मुलाकात अपनी मरी हुई पत्नी से होती है और उसकी गोद में उसका बच्चा भी होता है, जिसे देखकर एल्विश समझ जाता है कि वह दोनों मर चुके हैं, लेकिन वह अपने पत्नी से मिलकर काफी खुश होता है। इसके बाद वह तीनों वहां से चले जाते हैं और हमें उनके पीछे जेनेट की आत्मा फिर से देखने को मिलती है, लेकिन इस बार वह काफी उदास लग रही थी। इसके बाद यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन फिल्म में हमें यह नहीं बताया जाता कि जेनेट ने दोबारा से ऐसा क्यों किया, क्योंकि आर्थर ने उसे उसके बेटे से वापस मिला दिया था। लेकिन असलियत में जेनेट की आत्मा राक्षस बन चुकी थी और वह हमेशा किसी न किसी को दर्द देने के बारे में सोचती रहती थी। शायद यही वजह रहा होगा कि उसने आर्थर के बेटे को भी नहीं छोड़ा और वह गुस्से में इतनी पागल हो चुकी थी कि अब उसे हर किसी को दर्द देना अच्छा ही लगता था और उसकी आत्मा में किसी भी तरह की इंसानियत भी नहीं बची थी। इसलिए वह बिना किसी रीजन के किसी के भी बच्चे को मार देती थी। और दोस्तों, ये अमेजिंग कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन इस मूवी का दूसरा पार्ट भी है, तो अगर आप लोगों को वह देखना है तो हमें कमेंट जरूर करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।